नमस्कार, मैं हूँ के मौर्य और आप देख रहे हैं जीसी ऑनलाइन ट्यूटर्स। विद्यार्थियों, आज हम लोग जीसी ऑनलाइन ट्यूटर्स के पहला काउंटडाउन शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। और आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं काउंटडाउन का फर्स्ट फिजिक्स चैप्टर का 50 क्वेश्चन, जो कि किसी भी बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, तो हमारा पहला आज का जो टॉपिक है वो है फिजिक्स का, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 50 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, जो कि 20 मिनट के अंदर हम लोग पूरा क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा रहेगा और आप लोग इसको अच्छा से सुन के और अच्छा से देखेंगे। चलिए, तो शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहला क्वेश्चन है, आवेश के पृष्ठीय घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है। तो यहाँ पे आवेश का जो पृष्ठीय सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है, इसका वैल्यू होता है Q/A, यानी कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर अगर +Q चार्ज रख दिया जाता है तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युतीय फ्लक्स कितना हो जाएगा। तो विद्युतीय फ्लक्स का ये सीधे फार्मूला है Q/ε0। तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, यदि +10 माइक्रोकूलम और -10 माइक्रोकूलम के दो बिंदुवत आवेशों को वायु में परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो इसके द्वारा निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो इसका स्थितिज ऊर्जा के लिए हम लोग का फार्मूला है K/Q1Q2/R। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं और ये निकालने पर इसका वैल्यू आएगा 2.25 जूल, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, विद्युतीय द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युतीय विभव का व्यंजक क्या होता है। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फार्मूला होता है वो एक्सियल पॉइंट पे क्या होता है। तो यहाँ पे 4 फार्मूला है, 1/4πε0 P cos θ/r², 1/4πε0 P/r², और एक होता है 1/4πε0 P/r। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी होगा एक्सियल पॉइंट पे यही होता है, तो चौथा का ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता क्या होगी। यानी जो यहाँ पे हम लोग का वोल्टेज दिया गया है, पोटेंशियल दिया गया है, वो है कितना 100 वोल्ट, और उसकी जो एनर्जी है स्टोर है वो है 1 जूल। तो इसका फार्मूला होता है 1/2CV²। इस फार्मूला से हम लोग निकालेंगे और इस तरह से इसका वैल्यू आएगा 2 × 10⁻⁻⁴ फैराडे। तो इसका आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। लिखा है कि स्थिर विभवांतर पर किसी परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उस उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या होगा। यानी अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, तो अगर उसका प्रतिरोध को हम लोग हाफ कर देते हैं तो उसका जो ऊष्मा होता है वह क्या होगा। तो उसका हम फार्मूला पढ़े हैं I²RT, यानी उसका जो प्रतिरोध है उसको हम लोग जब आधा करेंगे R का वैल्यू कितना हो जाएगा R/2। तो यानी ये कितना ऊष्मा उत्पन्न होगा, ऊष्मा आधा उत्पन्न होगा। यहाँ पे लिखा गया है स्थिर विभवांतर पर किसी परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा का मान कितना होगा, यानी उसकी हीट जो होती है वह कितना होगा। तो प्रतिरोध कम होगा तो उसका जो एनर्जी जो भी हीट होगा वो कम निकलेगा। तो इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं इसका हो जाएगा
गुना। उसके बाद से अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि 60 वाट तथा 40 वाट के दो बल्ब को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो उसकी सम्मिलित शक्ति कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पे इसका सम्मिलित शक्ति निकालना है, तो सम्मिलित शक्ति हो जाएगा इसका 24 वाट। इसके बाद से अगला फार्मूला है, अगला क्वेश्चन है विद्युतीय परिपथ की शक्ति कितनी होती है। विद्युतीय परिपथ की शक्ति बराबर एक यहाँ पे फार्मूला आप पढ़े होंगे, इसका P बराबर VIB होता है, P बराबर V इंटू R नहीं होता है, V स्क्वायर R नहीं होता है। यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा V स्क्वायर बाई R। उसके बाद से लिखा है एक आदर्श एमीटर की प्रतिरोध कितना होता है। तो इसका प्रतिरोध 0 होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है एक तार में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है तो इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना है, तो प्रति सेकंड तार में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। यानी इसमें जो एम्पीयर है वो है कितना, 1 एम्पीयर है, और इसका जो आवेश है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब है। तो प्रति सेकेंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 1 कूलम्ब आवेश में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र बी में M चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास को अनुभूत आघूर्ण, यानी इसमें बल आघूर्ण का मान निकालना है। तो यहाँ पे जो बल आघूर्ण का मान होगा वो हो जाएगा B क्रॉस M, या M क्रॉस B भी बोल सकते हैं। MB साइन थीटा होता है, तो ये हो जाएगा M क्रॉस B। उसके बाद से लिखा है अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति कैसी होती है। तो यहाँ पे जो अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति होती है वो स्थिर होती है। उसके बाद से है डायनेमो का सिद्धांत, डायनेमो का कार्य किस सिद्धांत पे आधारित होता है। तो जो डायनेमो का कार्य होता है वो विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण पे कार्य करता है। उसके बाद से अगला क्वेश्चन, यदि किसी उस ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीयक सेल में क्रमशः N1 और N2 तार लपेटे गए हैं तो इसमें से किसका वैल्यू ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो N1 है और N2 है, यहाँ पे अगर N2 का वैल्यू ज़्यादा होता है तो उसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो यहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बारे में ही पूछा गया है। यहाँ पे N2 का वैल्यू हो जाएगा, N2 का वैल्यू ज़्यादा होगा और N1 का वैल्यू कम होगा। उसके बाद से कह रहा है कि LR परिपथ की शक्ति गुणांक कितना होता है। तो LR परिपथ का शक्ति गुणांक आपका होता है R/√R² प्लस ω² L²। अगला क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि I वोल्टेज तथा वोल्टेज के बीच कलांतर फाई हो तो धारा का वाटहीन घटक क्या होगा। यानी जो वाटलेस करंट होता है इसमें उसका वैल्यू क्या होता है। तो यहाँ पे 2 इसका कंपोनेंट होता है, जिसमें एक होता है I cos फाई, एक होता है I tan फाई। उसका जो कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा I sin फाई। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्यमान और शिखर मान का अनुपात कितना होता है। यहाँ पे IRMS वैल्यू और पीक वैल्यू का रेशियो पूछा गया है। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं इसका वैल्यू होता है 1/√2। अगला क्वेश्चन है आपके सामने पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BHC में यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र की सुई के दोलन की आवृत्ति n हो तो n किसके समानुपाती होता है। n समानुपाती BH, n स्क्वायर समानुपाती BH। यहाँ पे इसका वैल्यू हो जाएगा n स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल BH। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है। तो पृथ्वी के जो चुंबकीय एक्सिस होता है उस पर नमन कोण का मान होता है 90 डिग्री इक्वेटोरियल पॉइंट पे। उसके बाद से है विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा किधर होती है। तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और जो प्रोपोगेशन ऑफ वेव होता है तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा E क्रॉस B के समानांतर, क्योंकि दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा उसका एक परपेंडिकुलर होता है। यानी जब तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा तो इसके समानांतर ही आएगा।
अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस n बराबर 1.5 को n बराबर 1.33 में डुबोया जाता है, तब यह किसके तरह व्यवहार करेगा। तो देखिए, जब इसको हम लोग पानी के अंदर डुबो देंगे तो ये करेगा उत्तल लेंस की तरह व्यवहार। तो इसमें पहला आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पे कांच है, लोहा है, पानी है, हीरा है। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, इसका आंसर हो जाएगा हीरा, क्योंकि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है, दो लेंस जिसकी क्षमता 15 डाइऑप्टर और 5 डाइऑप्टर है, तो इसका संकीर्ण संयुक्त करने पर संयोजन की फोकस दूरी कितना हो जाएगी। यानी इसका पावर दिया है P बराबर 1/f होता है। इस फार्मूला से हम निकाल सकते हैं, इसका वैल्यू हो जाएगा -10 सेंटीमीटर इसका वैल्यू होगा। इसके बाद से अगला बी नंबर होगा, क्वेश्चन नंबर 24, सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता कितनी होती है। तो इसकी आवर्धन क्षमता होती है F0/f, यानी पहला नंबर होगा आंसर। उसके बाद से यहाँ पे लिखा गया है, बेलनाकार लेंस व्यवहार किया जाता है आँख के उस दोष को दूर करने के लिए जिसे कहा जाता है बेलनाकार यानी कि सिलेंड्रिकल लेंस। तो यहाँ पे लिखा है निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, एस्टिमैग्नेटिज्म और जरा दृष्टि दोष। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, क्योंकि यहाँ पे जो जरा दृष्टि दोष होता है इसको दूर करने के लिए हम लोग बेलनाकार लेंस का उपयोग करते हैं। इसके बाद से अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के रंग का कारण क्या है। प्रकाश के रंग का कारण है इसकी आवृत्ति, इसकी वेव, इसकी कला, इसका आयाम। तो इसकी आवृत्ति होगी। उसके बाद से लिखा है एन अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म कोण वाले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कितना होगा। यानी जो मिनिमम डेविएशन होता है उसका वैल्यू कितना होता है। तो यहाँ पे जो इसका मिनिमम डेविएशन होता है वो होता है n-1 इंटू ए, जहाँ पे ए क्या है, प्रिज्म का कोण है, यानी एंगल ऑफ प्रिज्म। अगला क्वेश्चन है, किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र कितना होगा। यानी जब भी पॉइंटेड सोर्स होता है तो उसके जो निकलने वाला वेवफ्रंट होता है वो स्फेरिकल होता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की प्रकाश का स्पेक्ट्रम कैसे होता है। तो जो सूर्य की प्रकाश के जो रेनबो निकलता है वो किस तरह का होता है। तो यहाँ पे जो भी उसकी स्पेक्ट्रम निकलता है वह सतत होता है, कंटिन्यूअस होता है, लगातार होता है। उसके बाद से लिखा है लैम्डा तरंगदैर्ध्य वाले फोटॉन्स की ऊर्जा क्या होती है। तो हम एक फार्मूला पढ़े हैं आइंस्टीन के इक्वेशन द्वारा, या E बराबर hc/λ, यानी E जो होता है एनर्जी ऑफ फोटॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी। E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे इसका वैल्यू हो जाएगा E बराबर hc/λ, यानी यहाँ पे हो जाएगा hc/λ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 31 नंबर। जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिणाम की आधी हो जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप बढ़ने पर अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध बोलो तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस इसका क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित होता है, शून्य रहता है। तो यहाँ पे जो इसका विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो घट जाता है और इसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी किसी स्थान पर एक टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई 245 मीटर है जिसकी अधिकतम दूरी इस टावर का प्रसारण पहुंचा सकेगा, तो वह कितना हो जाएगा। तो उसका वैल्यू होगा 56 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में अगर धारा I बराबर 5 cos ओमेगा टी एम्पियर तथा विभव V बराबर 200 sin ओमेगा टी है तो परिपथ की शक्ति क्या होगी। यानी P बराबर होता है V इंटू आई। तो यहाँ पे I का वैल्यू दिया है, V का वैल्यू दिया है। हम लोग क्या करेंगे, बस P बराबर V इंटू आई लिखेंगे और इस तरह से जैसे ही लिखेंगे इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 1000 वाट। लिखा है किसी विद्युतीय विकिरण में ऊर्जा 13.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। विकिरण जिस क्षेत्र से संबंधित है उसको हम लोग क्या बोलते हैं।
ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ सकते हैं। तो ये मॉडर्न फिजिक्स में आता है और यहाँ पे इसकी जो एनर्जी होती है ये किस क्षेत्र में आता है, तो जो कम एनर्जी वाली होती है इसको हम लोग एक्स किरण भी बोल सकते हैं, एक्स किरण ही बोलते हैं। इसके बाद अगला जो है कह रहा है कि एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक लेंस से बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो जब भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है उससे जो हमेशा प्रतिबिंब बनता है वह बड़ा होता है। फिर से अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस में एक ऐसे द्रव को डुबोया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी। तो यहाँ पे लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो हो जाएगी अनंत, यानी इसका जो फोकस दूरी होगा काफ़ी बड़ा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, माध्यम 1 से माध्यम 2 में जाने वाले प्रकाश पुंज के लिए क्रांति कोण थीटा है। तो प्रकाश का वेग समय में अगर आई हो तो माध्यम अगर फर्स्ट हो में भी हो तो प्रकाश के वेग का माध्यम सेकंड में क्या होगा, यानी जो इसका क्रिटिकल एंगल होता है उसका वैल्यू क्या होगा। तो इसका जो क्रिटिकल एंगल होता है वो हो जाएगा v/sin थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सूक्ष्मदर्शी को 1 इंच की दूरी पर अवस्थित वस्तु का उपयोग किया जाता है यदि m बराबर 5 हो, यानी इसको 5 टाइम्स मैग्नीफाई कर देते हैं तो इसका जो कंपाउंड लेंस होता है उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो यहाँ पे जो इसकी लेंस दूरी होगी इंच में दिया गया है, तो इसका वैल्यू भी किस में आएगा, इंच में आएगा। तो इसका वैल्यू आपको आएगा कैलकुलेशन करने के बाद आएगा 5 इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे बहुत ही ये सिंपल सी बात है, इसका उपयोग हम लोग उत्तल लेंस के द्वारा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रिज्म का एक वर्णीय प्रकाश के आपतित होने पर निम्न में कौन सा घटना घटता है, यानी जब मोनोक्रोमैटिक लाइट को इंसिडेंट किया जाता है तो प्रकाश की कौन सी जो फेनोमेना होता है वो होती है। तो यहाँ पे प्रकाश का बड़ विक्षेपण है, विचलन है, व्यक्तीकरण है और सभी है, तो यहाँ पे हो जाएगा विचलन। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लिखा है प्रकाश तंतु संचार के किस घटना पर आधारित होता है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बेस पे होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी सूक्ष्म विद्युतीय द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर r दूरी पर विद्युतीय विभव समानुपाती होता है। तो यहाँ पे विद्युतीय विभव के बारे में पूछा जाएगा तो 1/r² होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता तो 1/r³ होता है। यहाँ पर लिखा है प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफैराड को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 माइक्रोफैराड के कम से कम कितने जोड़े जा सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी संख्या हो जाएगी कम से कम 2 और 2 को सीरीज में जोड़ेंगे तो यहाँ पे 2 × 2 हो जाएगा 4, कम से कम 3 होना चाहिए। तो यहाँ पे कम से कम 3 हम ले सकते हैं, 3 से कम नहीं होना चाहिए। इसके बाद से लिखा है किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है तो उसका अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल बढ़ने से, तापमान बढ़ने से, लंबाई बढ़ने से, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को घटने से, यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तभी वो बढ़ सकता है, वरना ये किसी भी क्वांटिटी पे निर्भर नहीं करता है। उसके बाद से कह रहा है कि किसी चालक के संवहन वेग जो होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है, वह किसके समानुपाती होता है। तो उसका जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है वह किसके समानुपाती होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है, यानी जितना हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं उतना ही ज़्यादा उसका वेलोसिटी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तो हो जाएगा भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनली। अगला क्वेश्चन है, एक आवेश को Q तथा E विद्युतीय क्षेत्र की संयुक्त समस्थिति में गतिमान हो तो उस पर लगने वाला बल कितना होगा। तो देखिए, एक होता है Q × V क्रॉस B और एक होता है Q × E। तो यहाँ पे जब इसको हम लोग कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पे कॉमन हो जाएगा Q × V और यहाँ पे हो जाएगा V क्रॉस B, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु की आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ता है, घटता है
या क्या होता है। तो यहाँ पे जो इसका द्रव्यमान है वो बढ़ता है, घटता है, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, क्योंकि जिसमें से निकलेगा उस बढ़ेगा, घटेगा, जिसमें जाएगा वो बढ़ जाएगा। तो इस तरह से हमारा पहला काउंटडाउन 20 मिनट में 50 क्वेश्चन सफल हुआ। इसके बाद आगे आप लोग देखते रहिए, जुड़े रहिए। फिर कल मिलेंगे सुबह इसी चैनल पे। तब तक के लिए नमस्कार।